जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल द इंजीनियर्स वीपी पर। एसएससी जेईई 2025 के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को एसएससी जेईई 2024 के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया जाएगा, ओनली नॉन टेक को। इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा एसएससी जेईई जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 5 जून 2024 में पेपर हुआ है, उस 50 MCQ आप लोगों को कराया जाएगा, वो भी डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की यानी कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है Ctrl+N का या Ctrl+P या इंटर या Shift+Enter का। तो एमएस वर्ड में आप नया पैराग्राफ बनाने के लिए जो इंटर शॉर्टकट की है इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड में इंटर कुंजी जो है दबाने पर कर्सर नई पंक्ति पर चला जाता है और एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। और जो Ctrl+N है यह जो है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, और जो Ctrl+P है यह प्रिंट विंडो को खोलने के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो Shift+Enter है यह नया लाइन ब्रेक देता है लेकिन पैराग्राफ चेंज नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो Shift+Enter है यह जो है नया लाइन को तो ब्रेक करता है लेकिन पैराग्राफ जो है इसको चेंज नहीं करता है। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटर, कि एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है वो है इंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वारानंद मुख विभिन्न प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं। आपको बताना है। ए है ज्वारानंद मुखों को कोई पारिस्थितिकी महत्व नहीं है, या बी है ज्वारानंद मुख सभी जीवों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी उपलब्ध कराते हैं, या सी ज्वारानंद जो मुख मरुस्थलीकरण में योगदान करते हैं, या ज्वालामुखी के केवल मनोरंजन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सॉरी, यहाँ ज्वालामुखी नहीं होगा, यही होगा ज्वारानंद मुख जो है केवल मनोरंजन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ज्वालामुख हैं यह समुद्री जीवों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी उपलब्ध कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ज्वारानंद या एस्चुरी वह स्थान होते हैं जहां नदी का मीठा पानी और समुद्र का जो खारा पानी है ये मिलते हैं आपस में। यह क्षेत्र अत्यधिक जैव विविधता वाला होता है और कई समुद्री एवं तटीय जीवों के प्रजनन, अंडे देने और छोटे बच्चों के सुरक्षित विकास के लिए नर्सरी स्थल का कार्य करता है। यह पाए जाने वाले मैंग्रोव, कीचड़ क्षेत्र और उथले पानी मछलियों, झींगों, केकड़ों आदि के लिए भोजन व आश्रय प्रदान करता है। ज्वारानंदमुख यानी एस्चुरी। भारत के जो प्रमुख ज्वारानंदमुख जो हैं वो सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये गोदावरी तथा जो कृष्णा के डेल्टा हैं जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, मांडवी तथा जुआरी जो नदियां हैं उन ये ज्वारानंदमुख है, यहाँ पे पड़ता है गोवा में। ये जो जल शुद्धिकरण होते हैं, पोषक तत्व चक्रण और तूफानी लहरों से तटीय संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एस्चुरी जो हैं शुद्धिकरण हुआ, पोषक तत्व के चक्रण और तूफानी जो लहरों से तटीय जो कटान हुआ या और कुछ भी संरक्षण से उससे जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा, कि जो ज्वारानंदमुख यानी एस्चुरी हैं समुद्री जीवों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलजी वंश ने दिल्ली पर किन वर्षों के दौरान जो है शासन किया। आपको बताना है 1320 से 1414 तक, या 1441 से 1526 ईस्वी तक, या 1414 से 1451 तक, या डी है 1290 से 1320 तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक जो है दिल्ली पर राज्य किया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। खिलजी वंश ने जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इस वंश की जो स्थापना की है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और इसे जो है आगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चरम पर पहुंचाया गया। अब इसके प्रमुख शासन देख लेते हैं खिलजी वंश के। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यह संस्थापक ही हैं, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है महत्वपूर्ण नीतियाँ जो थी
वो क्या थी इसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट है बाजार नियंत्रण नीति, इसके काल में ही थी। और मंगोल आक्रमणों से रक्षा, दक्षिण भारत में विजय अभियान यही किया और किसके नेतृत्व में किया, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में। अंततः 1320 ईस्वी में गया ईसुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश का अंत कर तुगलक वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने जो है नंद बाबा दूध जो मिशन है इस योजना की जो है शुरुआत की। बिहार ने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नंद बाबा दूध मिशन योजना की जो है शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत राज्य में जो है दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादों की आय बढ़ाने और दूध की उच्च गुणवत्ता जो है सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह योजना को शुरू की। इस योजना के तहत जो है किसानों से उचित मूल्य पर दूध जो है खरीदा जाएगा। आधुनिक डेयरी तकनीक और कोल्ड चेन सिस्टम का उपयोग कर दूध के संरक्षण और परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। मिशन का नाम जो है भगवान श्री कृष्ण के पिता जो है नंद बाबा के नाम पर रखा गया है, जो गौ पालन के प्रतीक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB देश भर में डेयरी विकास योजनाओं को संचालन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 जुलाई 1969 को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली थी? न्यायमूर्ति हीरालाल जैकानिया या न्यायमूर्ति एम पतंजलि शास्त्री या न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास या न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं। इन्होंने ही 20 जुलाई 1969 को भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश जो थे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 20 जुलाई 1969 को तत्कालीन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली। यह स्थिति उस समय आई जब राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 3 मई 1969 को हो गया और उपराष्ट्रपति BB गिरी ने इस्तीफा दे दिया। संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति जब दोनों पद रिक्त होने पर मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा दिया जाता है। तो न्यायमूर्ति जो मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल था 1968 से 1970 तक। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है वे भारत के सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश बने थे 62 वर्ष की उम्र में। बाद में उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति 1979 से 1984 के रूप में भी सेवा प्रदान की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है यह जो है वर्षा का रहती है? सूरत में, पणजी में, कोलकाता में या रत्नागिरी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है यह जो है कोलकाता में सर्वाधिक जो है यानी वर्षा जो है इन स्थानों में से जो चारों दिया गया है करवाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रमुख जो शाखाएं हैं। तो अरेबियन सागर शाखा, यह जो शाखा है पश्चिमी तट जैसे कि केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र से जो है आगे गुजरात व राजस्थान तक वर्षा कराती है। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़कर बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय और बिहार, झारखंड में वर्षा कराती है। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में स्थित है सीधे बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। यह शाखा जो है गंगा के मैदान में भी प्रवेश करती है और हिमालय से टकराकर उत्तर पूर्वी भारत व पूर्वी भारत में भारी वर्षा कराती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मेघालय का मोंसीराम और चेरापूंजी हैं यह विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों हैं जो इसी शाखा के प्रभाव से भारी वर्षा पाते हैं। तो ध्यान रखना है जो मेघालय में मोंसीराम हुआ और चेरापूंजी, अभी तो मोंसीराम सबसे अधिक है। ये जो है बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है इसी में जो है सबसे ज़्यादा
बरसात कराता है यही शाखा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या सी वाक्य सही है आपको बताना है। फर्स्ट है, भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 141 करोड़ है, तो नहीं, लगभग 121 करोड़ थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है दिया है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1911 से और 1921 के बीच भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, तो बिल्कुल थी, तो दो तो सही हो जाएगा। और थर्ड है 1901 और 1951 के बीच भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 1.33 से अधिक नहीं हुई थी, तो थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। यानी 2 और 3 जो है सही है कि 1911 और 19 के बीच की भारत की जनसंख्या जो है ऋणात्मक थी, ये सही है। और दो थर्ड है कि 1901 और 1951 के बीच भारत की जनसंख्या औसत जो वार्षिक वृद्धि थी 1.33 से अधिक नहीं हुई थी, तो 2 और 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो जनगणना भारत में जो है 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, और 2011 की जनगणना जो है 2021 की जो जनगणना है वो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई है। अब संभवतः 2027-28 तक 26 से 27-28 तक कंप्लीट होगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 3 ये था डिटेल। नेक्स्ट है, भारत और दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं आपको बताना है। फर्स्ट है, ये है तिब्बती पठार शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा है, तो नहीं, तिब्बती पठार की शाखा नहीं, बंगाल की खाड़ी तो शाखा है। अरब सागर और तिब्बती पठार की शाखा है, तो तिब्बती तो नहीं होगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो बिल्कुल जो सी है करेक्ट हो जाएगा। हिमालय पर्वत शाखा और मन्नार की खाड़ी का शाखा, तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अरब सागर शाखा यह केरल तट से प्रवेश कर लगभग 1 जून के आसपास और पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तक जो है वर्षा कराती है। मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, मंगलुरु आदि को भारी वर्षा इसी शाखा से प्राप्त होती है। और जबकि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है यह पूर्वी तट पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से प्रवेश कर पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय और गंगा के जो मैदानी भाग में वर्षा कराती हैं। चेरापूंजी और मुंशीराम जैसे जो है सबसे अधिक जो वर्षा वाले स्थान हैं इसी शाखा से प्रभावित होते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। और तिब्बती पठार मानसून की तीव्रता को बढ़ाता है, लेकिन यह कोई शाखा नहीं है, बल्कि यह हीटिंग जोन है, ध्यान रखना है। जो तिब्बती पठार मानसून की तीव्रता तो बढ़ाता है, लेकिन यह कोई शाखा नहीं है, यह एक हीटिंग जोन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और उनका जो है पालन करना हमारे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक कर्तव्यों की सूची में डैश मौलिक कर्तव्य है। पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में है या चौथा में, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 51 ए में 11 जो है मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इनमें जो है दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है यह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करने से रिलेटेड है। यह जो है नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य को सम्मान और पालन करने के लिए भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक डैश है, मतलब कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। ए है वन संरक्षण आंदोलन है, ये बी है सामाजिक आंदोलन है, या सी जो है जल शक्ति मंत्रालय की परियोजना है, या डी सरकारी पहल है। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ। यह एक सामाजिक आंदोलन है जो नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों, विशेषकर सरदार सरोवर बांध के कारण होने वाली विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति और आजीविका के नुकसान के लिए यह जो है विरोध शुरू किया गया था, जो आंदोलन है।
इसके जो प्रमुख नेता थे मेधा पाटकर और बाबा आमटे। इसका जो उद्देश्य क्या है तो पुनर्वास और उचित मुआवजा सुनिश्चित करना और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। यह आंदोलन जो है भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले शांतिपूर्ण जन आंदोलनों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जो जन धन योजना की शुरुआत आपको बताना है कि कब से शुरू की गई है। 28 अगस्त 2013 से या 28 अगस्त 2014 से या 15 अगस्त 2015 से या 26 जनवरी 2014 से। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की जाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को की थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है देश के हर परिवार को जो है बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है आपने प्लांटर में एक पौधा को उगाया है और परिपक्व होने पर आपने देखा कि वहाँ पर जो पौधा जो है तना उसका जो है हरा है और जो शाखाएं बहुत कम हैं और इतना मुलायम है कि आप इसे आसानी से अपने हाथों से जो है तोड़ सकते हैं। आपको इस पौधे का नाम बताना है और इसे किस श्रेणी में रखेंगे। ये सिंपल है कि इस पौधे को आपको किस श्रेणी में रखेंगे यह बताना है। वृक्ष में, बेल में, झाड़ी में या शाख में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाख में, ऑप्शन नंबर जो डी है। तो जिस पौधे का जो तना हरा होता है, मुलायम होता है और रस युक्त यानी सल्कुलेंट हो तथा लकड़ी जैसा कठोर ना हो उसे जो है शाकी पौधे यानी हर्ब कहा जाता है। ये पौधे आकार में छोटे होते हैं और इनमें शाखाएं जो हैं कम या न के बराबर होती है। जीवन काल सामान्यतः जो 1 या 2 मौसम का होता है इनका। और जो वृक्ष यानी जो ट्री होते हैं मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, लकड़ीदार तना और ऊंचाई ज़्यादा होती है इनकी। जबकि बेल यानी क्लिम्बर जो होते हैं मुलायम तना होता है, सहारे के बिना ये खड़े नहीं हो पाते हैं और लताएं के रूप में ये फैलते हैं। जबकि झाड़ी यानी श्रब लकड़ीदार तना पर ऊंचाई इनकी कम होती है, तना नीचे से कई शाखाओं में बटा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगीतकार को गजल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन था उसमें 2023 का करंट अफेयर्स था तो मैं उसे निकाल दिया हूँ क्योंकि हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं हो रह गया। तो मैं 2024 का जो करंट अफेयर 2025 का मुझे लगा तो इस वीडियो में यानी रख दिया गया है। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 5 जून जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है उसे ही कराया जा रहा है आप लोगों को हिंदी माध्यम। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंकज उदास, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति रक्षा कोष एक कार्यकारी समिति द्वारा शासित होता है जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। आपको बताना है। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या रक्षा मंत्री के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। तो राष्ट्रीय रक्षा कोष एवं एक कार्यकारी समिति के द्वारा शासित होता है जिसकी अध्यक्षता जो है भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी नेशनल डिफेंस फंड NDF का उपयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों, अर्धसैनिक बलों और उनके आश्रितों की सहायता के लिए किया जाता है। इसकी जो है देख रेख एक कार्य समिति करती है जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। इस समिति के अन्य सदस्य जो हैं रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री होते हैं। यह कोष पूरी तरह से दान एवं शैक्षिक योगदान से संचालित होता है। डैश को कागजी के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है उपहार कर को, निगम कर को, सीमा शुल्क को या डी है उत्पाद कर को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए उपहार कर को। उपहार कर को जो है कागजी कर के रूप में भी जाना जाता है। पुराने टैक्स टर्म में जो पेपर टैक्स यानी कि जो पेपर टैक्स शब्द का उपयोग है ऐसे करों के लिए होता था। ध्यान रखना है पुराने टैक्स टर्म में पेपर जो टैक्स शब्द का उपयोग है ऐसे करों के लिए होता था जो नगद लेन देन की बजाय केवल जो है दस्तावेज यानी कागज के आधार पर लगते थे।
गिफ्ट टैक्स भी ऐसा ही था, क्योंकि यह जो है उपहार के मूल्य पर लागू होता था और इसकी प्रक्रिया पूरी तरह जो है कागजी दस्तावेजों पर आधारित होती है। जो गिफ्ट टैक्स एक्ट आया 1958 के तहत उपहारों पर लगाया जाता था यह जो कर है, जिसके बाद 1958 में था, लेकिन जो 1998 में इसे जो है समाप्त कर दिया गया गिफ्ट कर को। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य यानी जो उद्देश्य है क्या है आपको बताना है। महिलाओं को जो है रोजगार प्रदान करना है, या बी है बालिकाओं को जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना है, या सी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं प्रदान करना है, या डी है वृद्ध महिलाओं के लिए पेंशन योजना है यह। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है ये है बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत होती है ये होती है 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से होती है तो हरियाणा के जो पानीपत है यहाँ से शुरू की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य लड़कियों के लिंग अनुपात में सुधार और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के 3 मुख्य घटक हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है सामाजिक जन जागरण यानी अवेयरनेस है, बहुक्षेत्रीय कार्रवाई यानी मल्टी सेक्शन एक्शन है, और थर्ड है बालिकाओं के शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकांडिया हुआ, एलाइसोसोम या पेरेक्सिसोम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित लवक ही यानी क्लोरोप्लास्ट ही पादप कोशिकाओं में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट वह कोशिकांग है जिसमें जो है क्लोरोफिल नामक हरा जो रंग द्रव्य है यहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसे जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण देख लेते हैं। तो 6CO2 + 6H2O यह जो है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मिलता है। माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं देख लेते हैं। जो माइटोकांड्रिया है इसे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी ATP के निर्माण में सहायक होता है, ये ध्यान रखना है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। ये ATP के निर्माण में मुख्य भूमिका जो है निभाता है। और लाइसोसोम क्या है तो अवशिष्ट पदार्थों का पाचन यह करता है। और जो पेरोक्सिसोम है यह ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं और हानिकारक पदार्थों के विघटन में भी सहायक करता है यह। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओलंपिक पदक विजेता जो है विजेंदर सिंह की किस भारतीय राज्य से संबंध हैं। आपको बताना है कि जो ओलंपिक पदक विजेता हैं विजेंदर सिंह उनका जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। ए है पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से या महाराष्ट्र से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा से। तो विजेंदर सिंह जो है भारतीय बॉक्सर हैं, यह ध्यान रखना है आप लोगों को, जिन्हें बीजिंग ओलंपिक 2008 में बॉक्सिंग यानी बॉक्सिंग में जो है कांस्य पदक वर्ग यानी कांस्य पदक जीता था। ये जो विजेंदर सिंह है ये मिडल वेट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये जो है हरियाणा के जो भिवानी जिला है कालूवास गांव से संबंधित हैं। भिवानी जिला को जो है भारत का बॉक्सिंग हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज जो है निकले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है आपको बताना है। काई या फर्न, गुलाब, साइकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस जो है जिम्नोस्पर्म है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म वे बीज वाले पादप होते हैं जिनके जो है बीज अंडाशय में नहीं बंद नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। यानी इनके बीज जो है नग्न यानी नेक्ड सीड होते हैं। जिम्नोस्पर्म के जो बीज होते हैं जो पादप के बीज होते हैं इनके अंतर्गत आने वाले पादप के जो बीज है ये बीज जो है अंडाशय में बंद नहीं होते हैं, यानी इनके जो बीज होते हैं नेक्ड सीड्स होते हैं। जो साइकस है यह एक प्रमुख जिम्नोस्पर्म है। और काई यानी मॉस जो है ब्रायोफाइटा यह जो है बीज रहित पादप है, ध्यान रखना है। जो मासप क्या है मॉस जो है यह ब्रायोफाइटा है और यह जो है
बीज रहित पादप है। फर्न यह जो है टेरिडोफाइट है, यह बीज रहित और वाहिका पादप है। जो गुलाब है यह एंजियोस्पर्म है, बीज आवृत पादप है। नेक्स्ट है संगे मिल से मुलाकात गौतम घोष द्वारा निर्देशित डैश के जीवन पर एक वित्त चित्र है। आपको बताना है पंडित रामनारायण, बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी या पंडित विश्वजीत राय चौधरी के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल्लाह खां की। तो पंडित बिस्मिल्लाह खां या जो संगे मिल से मुलाकात गौतम घोष द्वारा निर्देशित बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर एक वृत्त चित्र है। संगे मिल से मुलाकात गौतम घोष के द्वारा निर्देशित वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री है, जो भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक जो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर आधारित है। बिस्मिल्लाह खान जो है भारत रत्न से सम्मानित थे और शहनाई को शास्त्रीय संगीत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या है, आपको बताना है। कोशिकीय शोषण है, लिपिड उत्पादन है, प्रोटीन संश्लेषण है, या डी कोशिकीय उत्पादों की छटाई और पैकेजिंग करना है। तो जो गाल्जी अपरेटस होता है इसका जो प्राइमरी यानी प्राथमिक कार्य है यह जो है कोशिकीय उत्पादों को छटाई और पैकेजिंग में सहायक करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गल्जी उपकरण गल्जी ऑपरेटस को कोशिका का पैकेजिंग और वितरण केंद्र कहा जाता है। इसका कार्य देख लेते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करता है यह जो है, और छाटा उन्हें जो है छांटना यानी सॉर्टिंग करता है। वेसिकल्स में पैक करके कोशिका के अंदर या बाहर भेजना है। इसे जो है 1898 में कैमिलो गाल्जी ने खोजा था। कोशिकीय शोषण जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, और लिपिड जो उत्पादन यह जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और जो प्रोटीन का संश्लेषण है यह रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है और राइबोसोम में होता है। ध्यान रखना है कि जो कोशिकीय शोषण है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो लिपिड उत्पादन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसमें, और जो प्रोटीन संश्लेषण है यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सिफारिश से करने के लिए उत्तरदायी थी जिसके कारण मौलिक कर्तव्यों की घोषणा के लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ? आपको बताना है क्यों कौन सी समिति सिफारिश से करने के लिए उत्तरदायी थी जिसके कारण मौलिक कर्तव्यों को घोषणा की गई और 42वां संविधान संशोधन हुआ। ए है स्वर्ण सिंह समिति, बी है आबिद हुसैन समिति, सी है खुसरो समिति, या डी राजा चलैया समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो स्वर्ण सिंह समिति की ही सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों की जो है घोषणा होती है 42वां संविधान संशोधन होता है। स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन होता है 1976 में, उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के कार्यालय में। इस समिति की सिफारिश जो है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के जरिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को जो है जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को जो है आर्टिकल 51A और भाग जो है 4 के ए में रखा गया है। शुरुआत में जो है मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थी, जिन्हें जो है बाद में 86वें संविधान संशोधन करके 2002 में 11 कर दिया गया। तो ध्यान रखना है शुरुआत में जो है मौलिक कर्तव्य कितना थे 10 थे, और बाद में इन्हें जो 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 11 कर दिया गया। लेकिन जो मूल संविधान बनाया था तो उस समय जो है मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। ध्यान रखना है आप लोगों को। ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 उसमें 10 थे। उसके बाद एक और जोड़ा गया 2002 में किया गया 86वां, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब फिलहाल एक हो गया है, लेकिन जब मूल संविधान बना था तब हमारे पास कोई जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी डॉक्यूमेंट पर पैराग्राफ में जस्टिफाइड अलाइनमेंट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? आपको बताना है। ए है टेक्स्ट को केवल बाईं ओर अलाइन करता है, टेक्स्ट को केवल दाईं ओर अलाइन करता है, या सी है टेक्स्ट को यहाँ पे भाई लिखा गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो होगा बाईं होगा और दाईं ओर दोनों ध्यान रखना है। सी एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, जो टेक्स्ट को बाईं और दाईं दोनों ओर अलाइन करता है। या डी है
टेस्ट को केंद्र में अलाइन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही टेस्ट को जो है बाएं और दाएं दोनों में जो है अलाइन करता है। तो जस्टिफाई जो अलाइनमेंट में पैराग्राफ को टेस्ट को इस तरह जो है व्यवस्थित किया जाता है कि बायां और दाएं दोनों किनारे जो हैं सीधी रेखा में आ जाएं। इसके लिए जो है एमएस वर्ड में शॉर्टकट जो कुंजी है यानी कि है Ctrl+J का उपयोग किया जाता है। इसका जो है उपयोग आमतौर पर किताबों, अखबारों और रिपोर्ट्स में किया जाता है ताकि टेस्ट जो है साफ सुथरा और पेशेवर देखने में लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेक्ट यूनिट्स संघ आर्थ्रोपोडा को किस संघ में आते हैं। आपको बताना है कि अरेक्टेड यूनिट्स हैं ये संघ आर्थ्रोपोडा के किस संघ से संबंधित हैं। तो हेक्सापोडा या मिरियापोडा या क्रिस्टेसिया या चेलिसेरेटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेलिसेरेटा ऑप्शन नंबर जो डी है। तो जो अरेक्टनिड्स हैं इनके अंतर्गत जैसे कि मकड़ी, बिच्छू, किलनी आदि जो हैं संघ आर्थ्रोपोडा यानी पाइलम जो आर्थ्रोपोडा के उपसंघ जो चेलिसेराटा है इससे संबंधित हैं। इनका जो मुख्य लक्षण है क्या है, चेलिसीरे नामक मुखांग होते हैं जो भोजन पकड़ने या काटने में काम आता है। इनमें जो है एंटीना नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और शरीर जो इनका होता है सामान्यतः दो भागों में बटा होता है, सेफालोथोरेक्स और उदर में। और जबकि जो हेक्सापोडा हैं यह कीट यानी इंसेक्ट हैं जैसे कि तितली और मक्खी। जो तितली और मक्खी क्या है, हेक्सापोडा है। यह क्या है, इंसेक्ट यानी कीट हैं। जो मोरियापोडा ये जो हैं जंतुल यानी सेंटीपेड्स और द्विपादुल यानी मिलीपेड्स होते हैं। जो क्रिस्टेसिया, झींगा, केकड़ा और लॉबस्टर है। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ देते हैं। जो एरेक्टिनिड संघ आर्थ्रोपोडा के किस संघ में आते हैं, तो ये आते हैं चेलिसेरेटा के। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आपको बताना है। विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज तत्व है या एंटीऑक्सीडेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन यानी विटामिन। पोषक तत्व जो है ये दो प्रकार के होते हैं। मुख्य पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन तथा वसा, ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी जो आवश्यकता शरीर में कम मात्रा में होती है, लेकिन ये आवश्यक होते हैं, जैसे कि विटामिन तथा खनिज तत्व। विटामिन शरीर में जो ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन विभिन्न जैव जो रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए ए, बी, सी, डी, ई के जो विटामिन है ये। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। 2024 के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर था 5 जून में, उसका 25 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सेशन को बताइए कि कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी एपिसोड की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।